घर के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में ना जाने कितने ही प्रश्न थे। बड़ी उत्साहजनक बातें थी। विस्तार से इतना अच्छा पत्र पहले कभी नहीं आया था और सबको स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता हुई। डूबती नाव फिर पार लग रही थी। धीरे धीरे लग रहा था अब अच्छे दिन आने वाले हैं। लगभग 3 वर्ष बीत गए। घर की ओर से पत्र पर पत्र जाते रहे कि अब उन्हें थोड़ा सा समय निकालकर कभी घर भी आना चाहिए। बच्चे बहुत याद करते हैं, पिता को देखने भर को तरसते हैं। जो जो हिदायतें चिट्ठी में लिखी रहती हैं उनका अक्सरश पालन करती। माँ को किसी किस्म का कष्ट नहीं देते हैं, कहना भी मानते हैं और पढ़ाई में बहुत मेहनत करते हैं। और बड़ा होकर वह भी पापा की तरह अफ्रीका जाएगा, ऐसा अब्बू कहता था। इंजीनियर बनेगा, अज्जू कहता था। पापा के साथ खूब मन लगाकर काम करेगा। अब वह पूरे 12 साल का हो गया था। 6ठी कक्षा में अव्वल आया था, अच्छे नंबरों से पास हुआ था। मास्टर जी कहते हैं कि उसे वजीफ़ा मिलेगा। वजीफ़ा यानी छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलेगी। और तन्नू अब 18 की हो चुकी थी और उसका भी ब्याह करना है। तो कोई अच्छा लड़का अपनी जात बिरादरी का मिले तो ब्याह भी कर देंगे। चिट्ठी के जवाब में बहुत सी बातें थी और लिखा था, इस समय तो नहीं, हाँ अगले साल तन्नू के ब्याह पर अवश्य आ जाऊंगा। दहेज की चिंता नहीं करना और वर की खोज करना। मैं दहेज के पैसे भेज दूंगा, पर तुम अच्छे वर की तलाश करना। तलाश में भटकने की अधिक आवश्यकता न हुई। आसानी से एक खाते पीते अच्छे घर का लड़का मिल गया। शायद इतना अच्छा घराना न मिलता, लेकिन इस भ्रम से कि कन्या का बाप अफ्रीका में काम करता है, वह अचानक ही हो गया। शादी की तिथि निश्चित हो गई। नैरोबी से पत्र आया कि समय से पहुंच रहे हैं। गहने कपड़े सब बनवाकर साथ लाएंगे, लेकिन शादी के समय वे चाहकर भी पहुंच नहीं पाए। वे लंबे समय तक पहुंच नहीं पाए। इस बीच एक नया कारोबार उन्होंने शुरू किया था। उसमें मजदूरों की हड़ताल चल रही थी, तो ऐसे संकट में वह सब छोड़कर नहीं आ सकते थे। हाँ, गहने कपड़े और रुपए भेज दिए थे। वर वधू के चित्र अवश्य भेजे, वो प्रतीक्षा करेंगे। लिखा था कि शादी के फोटोज़ मुझे भेज देना, मैं प्रतीक्षा करूँगा। खैर, अब ब्याह तो हो गया। धूमधाम के साथ विवाह के सारे चित्र भी भेजे दिए। अज्जू ने इस वर्ष कई इनाम जीते और हाई स्कूल की परीक्षा में जिले में सर्वप्रथम रहा। खेल में भी पहला। बहुत से सर्टिफिकेट मिले। इनाम में मिली सारी वस्तु की फ़ोटो वह पापा को भेजना नहीं भूलता था। बदले में कीमती कैमरा भी पापा ने भेजा और गरम सूट का कपड़ा भी आया। सुदूर घड़ी आई, सुंदर घड़ी आई और लंबा पत्र आया। लिखा था कि बच्चों की उम्मीद पर वो जी रहे हैं। पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। बच्चे किसी तरह नाम रोशन करते रहें। उनके सहारे वह जिंदगी की डोर कुछ और लंबी खींच लेंगे और यह सारा कारोबार उन्हीं के लिए तो है। मैं कमा रहा हूँ तो बच्चों के लिए ही तो कमा रहा हूँ, पर अनेक वादे करने पर भी आना संभव न हुआ। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। बच्चों ने लिखा कि यदि उनका घर पे आना कठिन हो रहा है तो
वे ही वहाँ आ जाएं, कुछ वर्ष वहीं बिता लेंगे। केवल इतना ही कहा कि काम बहुत बढ़ गया है। नैरोबी, मोम्बासा के अलावा अनेक स्थानों पर उन्हें नियमित रूप से जाना पड़ता है। यहाँ विश्वसनीय आदमी भी तो नहीं मिलते। काम तो बहुत बढ़ गया है और विश्वसनीय आदमी भी नहीं मिल रहे हैं, तो मुझे स्वयं ही खटना पड़ता है। और यहाँ की हवा, बच्चों की पढ़ाई, ऐसे अनेक प्रश्न थे। अज्जू जब तक अपनी पढ़ाई पूरी कर नहीं लेता है तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और समय निकाल कर कभी स्वयं घर आने का प्रयास करेगा। बच्चों की बहुत याद आती है, घर की बहुत याद आती है, लेकिन व्यवस्था का क्या किया जाए। मुझे तो याद बहुत आ रही है, पर मैं क्या करूं, मैं विवश हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं आ सकता। अंत में एक दिन ऐसा भी आया कि जब अज्जू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, कहीं अच्छी नौकरी की तलाश शुरू की, पर पिता के अब घर के आने की संभावना न दिखी, तो उसने लिखा कि अम्मा बीमार रहती हैं, एक बार अंतिम बार देखना भर चाहती हैं। आप एक बार आ जाओ, अम्मा बहुत बीमार रहती हैं और आपको अंतिम बार देखना चाहती हैं। प्रत्युत्तर में यानी उत्तर में उन्होंने एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा था कि इलाज के लिए रुपए भी भेज रहा हूँ, परंतु इस बार अज्जू ने ही जाने का कार्यक्रम बना लिया और अकस्मात यानी अचानक पहुंचकर पापा को चौंकाने की पूरी योजना बना ली। टिकट भी खरीद लिया, पासपोर्ट, वीज़ा भी, सब देखते देखते बन गए। और एक दिन दिल्ली से वह विमान भी रवाना हो गया। उसके मन में एक गहरी उत्कंठा थी कि पापा उसे देखकर कितने चकित होंगे, पापा देखकर कितने हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कल्पना भी न की होगी कि एकाएक वह कितनी दूर एक दूसरे देश में इतनी आसानी से आ गया। उनकी निगाह में तो अभी तक वह छोटा ही होगा, जब वह छोटे कपड़े पहनकर गुल्ली डंडा खेलता था। नैरोबी के हवाई अड्डे पर उतरकर वह सीधा उस पते पर चला गया जो पत्र में दिया हुआ था, परंतु वहाँ ताला लगा हुआ था। उसके पिता की पुरानी धुंधली नाम की तख्ती अवश्य लगी थी। आसपास पूछताछ की तो पता चला कि एक भारतीय प्रवासी अवश्य वहाँ रहते हैं, रात को देर से दफ्तर से लौटते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं हैं और बिल्कुल अकेले ही रहते हैं। अज्जू बाहर बरामदे में रखी बेंच पर उनकी राह देखने लगा, उनकी प्रतीक्षा करता रहा। रात को एक व्यक्ति ताला खोलने लगे तो देखा कि एक युवक सामने बेंच पर बैठा सो रहा था। उस व्यक्ति ने अज्जू का नाम धाम पूछा तो उसे अपनी बाहों में भर लिया और बड़े उत्साह से उन्होंने उसका स्वागत किया और अपने कमरे में ले गए। दीवार की ओर से उन्होंने इंगित किया एक चित्र, एक सुंदर युवक मुस्कुरा रहा था। यह किसका चित्र है? जब उन्होंने पूछा, युवक ने गौर से देखा, कुछ झेपते हुए कहा कि पिताजी का। वे इस बार कुछ जोर जोर से खिलखिलाए, मेरे बच्चे तुम इतने बड़े हो गए हो, सच इतने साल बीत गए, कैसे कल की बात है। उन्होंने उसके चेहरे की ओर देखा, तुम शायद नहीं समझ पाओगे, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पिता का मैं कितना जिगरी दोस्त हूँ। कितने लंबे समय तक हम साथ रहे हैं, दो दोस्तों की तरह नहीं पर दो भाइयों की तरह। उसी ने मुझे हिंदुस्तान से यहाँ बुलाया था, बड़ी लगन से सारा काम सिखाया था। साथ साथ सांझे में हमने यह कारोबार शुरू किया, मतलब पार्टनरशिप में ये काम हमने शुरू किया था। और नैरोबी की आज यह बहुत अच्छी फर्म है जिसमें मैं काम करता हूँ।
और यह सब उसी की बदौलत है। उसका हाथ अपने हाथों में थामते हुए बोले कि तुम्हारी माँ कैसी है? अच्छी है। और बहन सब ठीक है? कहीं कोई कठिनाई तो नहीं? नहीं, सब ठीक है, उसने कहा। बस यही मैं चाहता था। उन्होंने हौले से उसका हाथ सहलाया और देर तक शून्यवश पलकें टिकाए सोचते रहे और कुछ क्षणों का मौन भंग कर खोए खोए से बोले, देखो बेटा, तिनकों के सहारे तो हर कोई जी लेता है, लेकिन कभी कभी हम तिनकों के साए से मात्र से आसर भंवर से निकलकर किनारों पर आ लगते हैं। हमारा जीवन कुछ ऐसे ही तंतुओं के सहारे टिका रहता है। यदि वे टूट जाए, बिखर जाए, तो पल भर में पानी के बुलबुलों की तरह सब समाप्त हो जाएगा। जरा सोचो बेटे, अगर तुम्हें ये पता चले कि तुम्हारे पिता की मृत्यु आज से 15-20 साल पहले हो चुकी थी, तो क्या होता? भले ही वे एक अच्छी रकम तुम्हारे नाम छोड़ जाते। उन्होंने युवक के असमंजस में डूबे गंभीर चेहरे की ओर देखा। रुपए रेत के गिरे पानी की तरह कहीं विलीन हो गए। तुम अनाथ हो जाते। तुम सोचकर भी तुम्हारी माँ घुट घुट कर जी रही होती। तुम इतने हौसले से पढ़ नहीं पाते। जहाँ तुम आज हो वो जगह पे तुम नहीं पहुँच पाते। कुछ भी ना दिखता तुमको। उन्होंने अपने सूखे होठों को जीभ की नोक से भिगोया और कहा कि हम दुर्बल होते हुए, असहाय अकेले होते हुए भी कितने कितने बिहड़ वनों को पार कर जाते हैं, सहारे की एक अदृश्य डोर के सहारे। उनका गला भर आया कि तुम्हारे पिता तो तब ही गुजर गए थे बेटे, जब अपने साझे कारोबार में उनके हिस्से के पैसे तुम्हें नियमित रूप से मैं भेजता रहा। कितने वर्षों से मैं इसी दिन के इंतज़ार में था कि कब तुम बड़े हो जाओ और तुम यहाँ आओ और अपने इस कारोबार में मेरा हाथ बटाओ। तुम सरसब्ज हो गए हो। सरसब्ज मतलब खुशहाल हो गए हो। मेरा वचन पूरा हो गया जो मैंने उन्हें मरते दम तक दिया था। उनका गला भर आया। वे दीवार पर टंगे इस धुंधले चित्र को न जाने क्या क्या सोचते हुए देखते रहे। तो ये कहानी हिमांशु जोशी द्वारा रचित। इस कहानी में एक मित्र की संवेदनाओं का सुंदर चित्रण है। विदेश में अपने मित्र की मृत्यु के उपरांत दूसरे मित्र ने वर्षों तक अपने मित्र के परिवार को संरक्षण दिया। एक साये की तरह उन्होंने भारत में रहने वाले मित्र के परिवार को सभी ज़रूरतों का पूरा किया, परंतु उनको अपने मित्र की मृत्यु की भनक भी न लगने दी।